अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास जो 3 ब्रांचेस रह चुके थे, फर्स्ट हमने ऑर्गेनिक, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री उनको एक्सप्लेन किया था। आज हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि कोई भी मेथड और टेक्निक जो हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो तमाम तरीक़ाकार इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। या इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री में तैयार करते हैं कि उनके लिए किस किस प्रोपोर्शन के साथ मिलाना है, कितना प्रेशर चाहिए, उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, कितने टाइम तक जो है हीट अप करेंगे, तो ये तमाम तरीक़ाकार जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इंडस्ट्री में हम लार्ज स्केल के ऊपर जो है प्रोडक्ट बनाते हैं और लैब में जो है हम थोड़ी सी मकदार में जो है सिर्फ टेस्टिंग के लिए जो है वो प्रोसीजर दिखाते हैं। तो जैसे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, कि ग्लास को किस तरह तैयार किया जाता है, सीमेंट को किस तरह तैयार किया जाता है, सोप को किस तरह तैयार किया जाता है, तो ये तमाम हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि एनी मेथड एंड टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस द यूजफुल प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। या जिस तरह हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया कि बस हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इसमें पढ़ते हैं। जिस तरह हम छोटे लेवल पर या घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उनके लिए हम एक प्रोपोर्शन के साथ जो है उसे कंबाइन करते हैं कि किस किस चीज़ को पहले मिलाना है, किसको बाद में मिलाना है, कितना जो है इनको हीट अप करना है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आपके पास सोप है तो सोप में हम लेफिड्स लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है हीट अप करते हैं। इसी तरह आपके पास जो है ग्लास है तो ग्लास के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये चीज़ें जो हैं सैंड, सिलिकेट जो हैं वो लेते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जब हम लार्ज स्केल पर बनाते हैं तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इनके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी ऑफ चेंजेस ऑकरिंग इन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में जितनी भी चेंजेस आते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियाई में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, ये हो सकता है कि आपके पास न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए 2 हिस्सों में, तो वो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। या 2 छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। या आपके पास जो है इस तरह हो सकता है कि उससे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो जाए, उससे जो है बीटा पार्टिकल एमिट हो जाए। तो ये तमाम जितने भी चेंजेस न्यूक्लियस में आएंगे इनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग। ये आपके पास यूरेनियम 215 का एक बड़ा न्यूक्लियाई दिया है, ये ब्रेक होकर एनर्जी भी देता है। और बेरियम और क्रिप्टॉन जो है ये 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसी तरह ये फ्यूजन के लिए एग्जांपल है कि ट्रिटियम और ड्यूट्रियम ये आपस में मिलकर जो है हीलियम बनाते हैं। तो ये जितने भी, अगर ये एग्जांपल आपको ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिक आपके लेवल पर आपको याद हो, बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो ये न्यूक्लियाई में जो है चेंज इसमें वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं और इनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनके अलावा लास्ट वन हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, जितने भी सब्सटेंस एनवायरनमेंट में मौजूद है। एनवायरनमेंट क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके इर्द गिर्द जो है वाटर बॉडी वो मौजूद है, या टेरेस्ट्रियल पोर्शन है, या एटमॉस्फेयर है, तो इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करना और उनके इफ़ेक्ट को ह्यूमन, एनिमल, प्लांट के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे अगर उनकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल सब्सटेंस है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हो सकता है। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की मकदार अगर ज़्यादा बढ़ जाए
तो ये एसिड रेन को काज कर सकता है। ये वाटर के साथ मिलकर H2SO4 बनाएंगे और या जब ये नीचे बारिश के पानी के साथ नीचे आएगा H2SO4, तो ये जो है जो कि जो मिट्टी है उनको जो है एसिडिक बना देगी। लीफ जो है वो फसल के जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या अगर किसी मार्बल का जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ हो तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जितने भी एनवायरनमेंट में सब्सटेंस मौजूद है उनको स्टडी करना और उनका प्लांट, एनिमल और ह्यूमन पर कौन से असरात मुरतब होंगे उनको स्टडी करना। जैसे हमने एक एग्जांपल में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। उससे क्या होगा, उस पर ग्लेशियर जो है पिघल जाएंगे, ज़मीन का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से जो है कम हो जाए तो फिर ज़मीन के टेम्परेचर इंतहाई जो है कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए तो वो इफ़ेक्ट होगा। तो इसी तरह ये तमाम सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उनको पढ़ना और उनके जो असरात है प्लांट, एनिमल और ह्यूमन पर उनको स्टडी करना। तो ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये 3 ब्रांचेस बाकी रह चुके थे, ये आप स्टडी कर ले। इनके अलावा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 आपके पास है मैटर। तो मैटर क्या चीज़ है? कोई भी सब्सटेंस जो मास ऑक्यूपाई करे और उनका वॉल्यूम हो तो वो जो है मैटर कहलाता है, यानी मास प्लस वॉल्यूम। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है मैटर है। आपने लोअर ग्रेड में पढ़ा होगा कि इनके जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये 3 स्टेट है मैटर के। और भी है लेकिन आपके लेवल पर हम गैस, लिक्विड, सॉलिड को ही स्टडी करते हैं। तो लिक्विड सॉलिड तो आसानी से समझ में आता है कि इनका मास भी होता है और इन वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन गैस के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गैस के लिए आसान एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि हम जिस तरह हम LPG बाज़ार से सिलेंडर भरवाते हैं तो हम कहते हैं 2 kg इसमें गैस भरवा दे, 3 kg, 4 kg। तो इसका मतलब कि गैस का मास है। और सेकेंडली उनका वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि जब सिलेंडर छोटा होगा तो उसमें कम गैस आएगा, अगर सिलेंडर बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा गैस आएगा। अगर वॉल्यूम गैस का अगर वॉल्यूम नहीं होता तो फिर जो है छोटे बड़े सिलेंडर का जो है कोई काम ही नहीं था, फिर हम अपनी तरफ से कह देते कि इतना गैस भरवा दें। तो इसका मतलब, या एक और एग्जांपल लोअर ग्रेड पे देते हैं कि वो बैलून को जो है हवा से भरकर बैलेंस के एक पड़े में रख देते हैं और ख़ाली बैलून को दूसरे साइड पर रख देते हैं। तो जो जिसमें हवा होगा तो जिसमें एयर होगी जिस बैलून में, वो पड़ा जो है भारी होगा। तो इसका मतलब तो एक तो बैलून जो है फूल गया तो कुछ न कुछ वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, और सेकेंडली वो बैलेंस का वो पार्ट जो है वो पड़ा भारी होगा। तो इसका मतलब कि गैस का मास भी होता है, तो इसलिए वो भी मैटर है। मैटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पेवर सब्सटेंस और इम्पेवर सब्सटेंस। पेवर सब्सटेंस का डिफिनिट कंपोजिशन होगा और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगे, यानी स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा, यानी कुछ मखसूस एलिमेंट एटम से वो जो है मिलकर बने होंगे। तो पेवर सब्सटेंस मैटर की ऐसी पेवर टाइप जिसमें स्पेसिफिक कंपोजिशन हो प्लस उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ये भी होंगे, तो उनको हम पेवर सब्सटेंस कहते हैं। इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा? जैसे हम एलिमेंट और कंपाउंड को इसमें क्यों शामिल करते हैं, इसका अलग अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और उनके अपने कुछ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह कंपाउंड का जो है अपना एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होगी। तो इस वजह से, और इनका एक मखसूस कंपोजिशन भी होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एलिमेंट में हाइड्रोजन गैस ले लूँ तो इसके अपने मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी,
इनके जो है मखसूस रिएक्शन होंगे दूसरे एलिमेंट कंपाउंड के साथ। इसी तरह कंपाउंड में अगर हम H2O ले लें तो इनका भी अपना एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मोलर मास, तो ये अपने इनके कुछ खसूसियात होंगे। तो पेवर सब्सटेंस मैटर की ऐसी टाइप जिसकी मखसूस कंपोजिशन हो, यानी जिस एटमो से वो मिलकर बना होता है तो वही उसमें मौजूद होंगे और उनका एक ख़ास अपने करैक्टरिस्टिक होंगे उस एलिमेंट का या कंपाउंड का जिस एटमो से वो मिलकर बना हुआ है। अब एलिमेंट जो है टोटल हमारे पास केमिस्ट्री में हम 118 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। बायो में अब 122 जो है वो मेंशन होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में अभी तक जो है 118 है। तो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 जो हम पढ़ते हैं उसमें मेटल मौजूद है, मेटल 92 है, नॉन मेटल जो है 19 है, मेटलाइट जो है 7 है और नोबल गैसेस जो कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये भी नॉन मेटल में आते हैं टोटल जो है, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं। जो 8 नंबर ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो है हमारे पास नोबल गैसेस कहलाते हैं। एलिमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर। एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot simplify further। इसका क्या मतलब हुआ? एलिमेंट यानी एक ही जैसे एटमो से मिलकर बना होगा। अगर इनको हम ब्रेक भी कर दें, जैसे आपके पास हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल लिया, तो इनको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें तो ये भी हाइड्रोजन एटम और ये भी हाइड्रोजन एटम। सिंप्लीफाई का मतलब ये होगा कि वो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है ब्रेक कर दे, डिवाइड कर दे, अलग कर दे। जैसे हम कंपाउंड में हमने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर को अगर हम ब्रेक कर दे तो इससे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ये बनेगा, तो ये कंपाउंड है। लेकिन एलिमेंट जो है इस तरह भी हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसे पेवर सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप इस तरह डिफ़ाइन करना चाहें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर, या द पेवर सब्सटेंस विच कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। आपके पास H2Cl2 F2, इसी तरह P4S8। अब सल्फर में 8 एटम है इस मालिक्यूल में, लेकिन तमाम के तमाम सल्फर से मिलकर बने हैं। ये फास्फोरस में 4 एटम है, लेकिन चारों जो है फास्फोरस है। या ओजोन आपके पास है तो तीनों ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, उसमें मुख्तलिफ होना जो है ये शर्त है कंपाउंड में। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया, या हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, या हमने एसिटिक एसिड CH3COOH इनका एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट मौजूद है। तो कंपाउंड को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? जब 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट केमिकली रिएक्शन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट, और ये जो है सेम काइंड ऑफ एलिमेंट पर मुश्तमिल होंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, और दोनों जो है पेवर सब्सटेंस के कैटेगरी में आते हैं। इनके भी अपने मखसूस कंपोजिशन होगी, जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर में मौजूद है, और इस वक्त इनकी अपनी मखसूस खसूसियात होंगे कि ये टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनका मेटल के साथ रिएक्शन करना, या एसिड में जो है इनका जो है आयनाइज होना, या और की सब्सटेंस के साथ जो है इनका रिएक्शन, तो ये सब मखसूस खसूसियात होंगे। इसी तरह दूसरे साइड पर हमारे पास है एम पेवर सब्सटेंस। एम पेवर सब्सटेंस को हम मिक्सचर का नाम भी देते हैं। तो एम पेवर सब्सटेंस इनके अपोजिट हम डिफ़ाइन करते हैं। पेवर सब्सटेंस में हम कहते हैं कि इस मैटर की ऐसी टाइप जिनकी मखसूस कंपोजिशन हो और मखसूस खसूसियात हो।
इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर उनके लिए उनके अपोजिट डिफिनीशन करेंगे कि इनकी स्पेसिफिक कंपोजिशन भी नहीं होगी और ना इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगे। क्यों? जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पर है कि 10 ग्राम NaCl ये मौजूद है, 5 ग्राम आपके पास जो है आयरन पीसेस है, इसमें 10 ग्राम सैंड मौजूद है। तो इस एग्जांपल में ये स्पेसिफिक नहीं है, अगर इनको आप चेंज भी कर दें तो फिर भी यही मिक्सचर रहेगा और इनकी ख़ास खसूसियात भी नहीं होंगे। अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये मालूम करना चाहें तो हर एक अपना मेल्टिंग पॉइंट जो है शो करेगा। तो इनकी जो है हमारे पास एक रेंज आएगी, स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जिस तरह वाटर अगर पेवर फॉर्म में मौजूद है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू एक ही होती है, लेकिन जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट का टर्म यूज़ करते हैं और जब ये मेल्ट होता है इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वही वैल्यू होगी। तो फिर हम कहेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट है कि जब सॉलिड से लिक्विड में आएगा, जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये पॉइंट याद रखें कि इनकी वैल्यू एक ही होगी। अब इनका अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करें तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। सपोज़ ये जो है आपके पास 700 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये पिघलते चले जाएंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इनका मखसूस जो है मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा, इनकी मखसूस डेंसिटी की वैल्यू भी नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एम्प्योर सब्सटेंस जो है दे हैव नो स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड नो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। इसमें अगर आप चेंज कर दें 10 के बजाय मैं यहाँ पर जो है 12 कर दूँ, 5 के बजाय 15 ग्राम आयरन कर दूँ, तो इन फिर भी जो है ये एम्प्योर सब्सटेंस है और यही मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। मिक्सचर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ अशिया को आपस में मिलाते हैं और वो यूनिफॉर्मली अगर कंबाइन हो जाए, यानी अगर वो एक जैसे नज़र आ जाए। जैसे कि आपने NaCl और वाटर इनको मिला दिया, आपने C2H5OH अल्कोहल को और वाटर को मिलाया, तो इसमें फिर आपको पता नहीं चलता कि वाटर कहाँ है और स्पिरिट अल्कोहल कहाँ है या NaCl कहाँ है और पानी कहाँ है, दोनों आपस में एक ही तरह जो है मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को फिर हम कहेंगे कि ये होमोजीनस मिक्सचर है जो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली कंबाइन हो, तमाम इंग्रेडिएंट एक जैसे नज़र आ रहे हों। जैसे आपने इंक का 2-3 ड्रॉप्स ग्लास में किए तो जब वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं, आपने शेक नहीं किया, उसको मिलाया नहीं, तो इस वक्त हम इनको हेट्रोजीनस मिक्सचर कह सकते हैं। लेकिन जब आप उनको मिलाएंगे और तमाम ग्लास ब्लू या रेड जिस तरह का भी इंक होगा तो फिर हम कहेंगे कि होमोजीनस मिक्सचर है। तो मिक्सचर में नंबर 1 वो जिस इंग्रेडिएंट को हम मिलाते हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते और यानी फिज़िकली कंबाइन होंगे, उनके जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर वो तमाम के तमाम एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो हम होमोजीनस इस कैटेगरी में रखेंगे। और होमोजीनस जो है इनको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन इज़ द टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी होमोजीनस मिक्सचर इज़ आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। और ये जो है हेट्रोजीनस जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट अलग अलग नज़र आएंगे, दे नॉन यूनिफॉर्मली कंबाइन। ये जो है यूनिफॉर्मली कंबाइन होते हैं और ये नॉन यूनिफॉर्मली कंबाइन होते हैं। जैसे आपके पास सलाद है तो उसमें जो है कीरा अलग नज़र आएगा, ऑनियन, टोमेटो, ये सब अलग अलग नज़र आएंगे, तो हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसी तरह रॉक का एग्जांपल ले लें कि रॉक जो है आपके पास कुछ पोर्शन उसका ग्रीन होगा, कुछ ब्राउन होगा, तो उनको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। तो ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी। नंबर 1 मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैज़ वॉल्यूम नोन एज मैटर। मैटर आपके लेवल पर गैस, लिक्विड, सॉलिड 3 स्टेट होते हैं और इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पेवर सब्सटेंस, एम्पेवर। पेवर सब्सटेंस की स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। एम्पेवर सब्सटेंस दे हैव नो स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड नीदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़।
पेवर सब्सटेंस फर्दर क्लासीफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड में किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, जब फार्मूले में आप देखेंगे कि सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद है तो वो एलिमेंट होंगे। और कंपाउंड कि जब फार्मूले में आपको मुख्तलिफ एलिमेंट नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये कंपाउंड है। CO2, एसिटिक एसिड, बेशुमार कंपाउंड है। इनके अलावा मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है। मिक्सचर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड फिजिकली नोन एज मिक्सचर। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। इफ द ऑल ingredient combine uniformly known as homogeneous mixture, like when NaCl dissolve in water, when alcohol dissolve in water, you cannot differentiate between the water and alcohol. You cannot differentiate between the NaCl and water. They combine uniformly. And heterogeneous mixture, mixture की ऐसी type in which all the ingredient visible separately, जिसको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाइट बोर्ड के ऊपर ये ग्रीन कलर है और ये ब्लैक कलर है, यहाँ पर ब्लू लाइन मौजूद है, तो इसको हम हेटेरोजेनस कह सकते हैं। तो आप सैंड वाटर में डाल दें तो आपको सैंड अलग नज़र आएगा और पानी अलग नज़र आएगा, तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ये था ब्रांचेस और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उनकी डिफिनीशन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।